एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अभी तक हमने कितना कवर अप किया था? अभी तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया था। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना, ये सब हमने कवर अप कर लिया था। अब आज का टॉपिक हम कवर अप करेंगे कौन सा? रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक, तो रेस्पिरेशन को अगर हम बात करें कि हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, ठीक, तो रेस्पिरेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं श्वसन। रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन, ठीक है ना। अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि जो हम ये सांस ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, इसको बोलते हैं श्वसन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल भी रेस्पिरेशन से अलग है। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये होता है ब्रीथिंग, ठीक है ना, ये होता है ब्रीथिंग, जिसको अगर हम हिंदी से बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्लियर है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में बहुत अंतर है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रीथिंग जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का पार्ट हो सकता है, बट दोनों एक नहीं हो सकते। रेस्पिरेशन बहुत अलग है और ब्रीथिंग बहुत अलग है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमको एनर्जी मिल रही है, हमको क्या मिल रही है? हमको जो एनर्जी मिल रही है ये हमको रेस्पिरेशन से मिल रही है, और जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है ये हमको ब्रीथिंग से मिल रहा है। क्लियर है ना ये चीज? तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा रेस्पिरेशन की डिफिनीशन देखते हैं, रेस्पिरेशन है क्या, और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अगर हम अंतर देखते हैं, फर्क देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ब्रीथिंग को समझ लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। ब्रीथिंग है क्या, श्वासोच्छ्वास है क्या, ठीक। तो जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, क्लियर है ना। इसको जो हम O2 को इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करना मतलब जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, अंदर ले, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम ब्रीथिंग, ठीक है ना। O2 इनहेल करना, CO2 एक्सहेल करना, सिर्फ सिंपल सी इतनी सी प्रोसेस अपना क्या है? ब्रीथिंग है, ठीक। ये अपनी एक फिजिकल प्रोसेस होती है, जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग अपनी एक फिजिकल प्रोसेस होती है। और जो अपना रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्लियर हो गई ना इतनी चीज, इन दोनों में डिफरेंस। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन है क्या, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो हम कोई भी वर्क करने के लिए हमको एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी हमको कहाँ मिलती है? हमने डाइजेशन में सुना था, हमने डाइजेशन में देखा था कि जो फूड मटेरियल, जो कार्ब्स, जो प्रोटीन्स, जो फैट्स हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो टूट कर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। अब ये ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, ग्लूकोज हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट को खाया, सपोज दैट आपने खाया राइस, खाया चपाती, खाया, ठीक है ना, आपने ब्रेड खाया, आपने पोटैटो खाया, बहुत सारी सब्जी खा रहे हो, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट को खाया। अब ये कार्बोहाइड्रेट टूट कर कहाँ पे टूटेगा? ये टूटेगा आपके डाइजेशन से। पूरा जो आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ब्रेक डाउन करके, ठीक है ना, क्या बना देगा? तो बना देगा ग्लूकोज। क्लियर है? जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो टूट कर क्या बन गया है? ग्लूकोज बन चुका है, आपने पढ़ लिया है डाइजेशन में। अब आगे की प्रोसेस जो होगी, क्या होगी आगे की प्रोसेस? जो ग्लूकोज है वो अपने सेल में, जो ग्लूकोज है वो अपने सेल में प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है ना। अगर हम अपने सेल की बात करते हैं तो सेल में प्रेजेंट जो अपना एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा पायरोविक एसिड। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पायरोविक एसिड। अब यहां से रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 38 एटीपी, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी में वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। क्लियर हो गई इतनी चीज। तो 38 एटीपी कब हमारी बॉडी में रिलीज होती है, जब ग्लूकोज अपनी बॉडी के सेल्स में जाकर, उसमें सेल ऑर्गेनेज जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड बनाएगा और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा, जिस एनर्जी का यूज हम अपने डेली वर्क में करते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप ये पता चल गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो हमको एनर्जी मिल रही है, ये जो हमको एनर्जी मिल रही है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके लिए हमको जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ टूटता है, ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि आप अगर प्लांट में बात करेंगे, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस में भी किसकी जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमारी बॉडी में, सेल में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, O2 को, मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अब ऑक्सीजन की कमी कहाँ से पूरी होगी, ऑक्सीजन की जरूरत हमारी कहाँ से पूरी होगी, वो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन के दौरान जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये ग्लूकोज के साथ मिलेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देगा। क्लियर हो गई ना ये चीज। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं, ठीक, अगर हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर पता करते हैं, तो सबसे पहला फर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला फर्क ये होने वाला है कि जो ब्रीथिंग होती है ये फिजिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, तो फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, तो ब्रीथिंग में हम O2 और CO2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे O2 और CO2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग के लिए एक सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ब्रीथिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, जैसे लंग्स हो गया, आपका नोज हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी ऑर्गन्स जो है पार्ट ले रहे हैं। और जो अपना रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे संपन्न होता है, तो जो अपना रेस्पिरेशन है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होते हैं बेसिक कुछ डिफरेंस किसके बीच में, रेस्पिरेशन के बीच में और ब्रीथिंग के बीच में। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, तो हाँ, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी डे के समय तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, डे के समय तो वो CO2 को इनहेल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं। पर रात के समय पे, ठीक है ना, रात के समय पर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो भी O2 को ही ग्रहण करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं।
ठीक है ना। तो आप लोगों ने ना बहुत पुराने जमाने के जो लोग हैं उनसे सुने होंगे कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो निगेटिव एनर्जी हमारे पीछे हो जाती है। अब इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन है यहाँ पे कि जब हम रात के समय पेड़ पौधों के नीचे सोएंगे तो हम भी O2 को कंज्यूम करें, ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे O2 की कमी हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन नहीं, वो लोग इसको दूसरे उसमें कर लिए हैं कि भूत पीछे पड़ जाता है अगर पेड़ के नीचे रात को सो तो। ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको डिफिनीशन तो पता चल गई होगी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, इट इज एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, मतलब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना, और सेल के अंदर हो रहा है। विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, सिंपल से यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होता है और हमको एनर्जी मिलती है। तो ठीक है ना, रेस्पिरेशन की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोला गया है ना कि रेस्पिरेशन होता कितने टाइप का है, कितने प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। तो पहला क्या हो गया? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन हम लोगों में होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसी संवादन, इसको बोलते हैं। जैसे सांस लेना, ये हम लोगों में हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? जैसे कि जो हम O2 को इनहेल और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसी वाली प्रोसेस जिसमें प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल रहे हैं। अब अगर हम बोले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो ये क्या होता है कि जब लंग्स और ब्लड के बीच में, लंग्स और ब्लड के बीच में एक सिंपल गैसेस का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है ना, सिंपल क्या हो जाए, लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल। अब अगर इंटरनल की बात करें तो जब ब्लड और सेल्स के बीच में, ठीक है ना, ब्लड और सेल्स के बीच में जब गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तब इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे छोटी सी एक हम बात कर रहे हैं कि जो एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो सिंपल से जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, ह्यूमंस हैं, ये लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इन दोनों के रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है? हम लोग ज़्यादा तेज तेज सांस नहीं लेते हैं, हम लोग जनरली सांस लेते हैं, कॉमन, एकदम कॉमन वे में। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गई, जितने भी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती? कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर उनको अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या करना होता है? पूरा करना होता है, जिसके लिए उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई ये चीज़? लेकिन हम लोगों के एनवायरनमेंट में अच्छी खासी ऑक्सीजन है, जिससे हमको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो जनरली जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो 2 टाइप्स होता है। पहला क्या है? एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। अब अगर इसकी हिंदी हम बात करें, अब अगर इसकी हिंदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक, एरोबिक को हम बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, और इसको बोलते हैं अनऑक्सीश्वसन। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है ना। एरोबिक में और एनारोबिक में फर्क क्या होता है? अब नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एरोबिक, ठीक है ना, मतलब एयर की प्रेजेंस में, और एनारोबिक मतलब एयर की अब्सेंस में। तो अब यहाँ पे ना, हम जब छोटे लेवल पे थे तब एयर बोल दिया करते थे। अभी हम क्या बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो कि O2 की प्रेजेंस में होता है, जो कि O2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। जहाँ पे O2 प्रेजेंट होता है
वहाँ पे होने वाले रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जिस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर एनारोबिक की बात की जाए तो O2 की अब्सेंस में, O2 की अब्सेंस में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो अब्सेंस है। अब बात की जाए सेकेंड चीज की, ये एरोबिक होता किस में है, तो एरोबिक होता है ह्यूमंस में और एनिमल्स में। अब अगर बात की जाए कि एनारोबिक किस में होता है, तो एनारोबिक मोस्टली किस में होता है, ईस्ट सेल में। और अगर हम बात कर दे थोड़ा सा तो हमारी मसल्स में, हमारी मसल्स में एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। अब अगर हम बात करें इसके बाद बनता क्या है, एरोबिक, जब हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके बाद बनता क्या है, तो उसके बाद बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या बनती है, CO2 H2O प्लस एनर्जी। वो भी एनर्जी कितनी बनती है, तो 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब अगर हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस कुछ मात्रा में एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगी, कुछ मात्रा में एनर्जी। तो वो कुछ मात्रा क्या होगी, वो कुछ मात्रा है 2 ATP, 2 ATP। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनको जो ईस्ट है इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनका काम 2 ATP में हो जाता है। ठीक है ना, पहली प्रोसेस, तो पहली इसमें एनारोबिक में क्या बनता है, जो अल्कोहल होता है। और दूसरा चीज यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड। इसका, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो आपका एनारोबिक है इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये अल्कोहल बन रहा है आपके ईस्ट सेल से। अल्कोहल कहाँ से बन रहा है, ईस्ट सेल से। और जो आपका लैक्टिक एसिड है ये किस में बनता है भाई, आप लोगों ने सुना होगा ना, कभी कभी बोलते हैं कि हमारे मसल्स बहुत दुख रहे हैं। ठीक है ना, अपने मसल्स में जब क्या होता है, CO2 की जगह, O2 की जगह क्या हो जाता है, CO2 ही रह जाता है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। हमारी मसल्स में जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है तब हमारी मसल्स क्या होती है, दर्द देने लगती है। तो ये आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोग को कि एरोबिक क्या है और एनारोबिक क्या है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, तो हमने क्या देख लिया, हमने रेस्पिरेशन देख लिया, हमने क्या देख लिया, रेस्पिरेशन के टाइप देख लिया, हमने ब्रीथिंग देख लिया, हमने ये देख लिया कि कितनी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कितनी एनर्जी किसमें रिलीज होती है। ठीक है ना, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम क्या आगे देख रहे हैं, सिंपल, हमने ब्रीथिंग की बात की थी कि ब्रीथिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है ना, एयर का लंग्स में आना और जाना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाती है। क्लियर, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सी जो हमने ब्रीथिंग में बात की थी, इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो इनहेल, जब हम किसी भी जब हम CO2 को इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी होती है,
ठीक है ना। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, फिर हम बात करें जो हमारा चेस्ट है, वो क्या हो जाता है, वो हल्का फूल जाता है, फिर ऊपर की ओर आ जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, जो अपना थोरेसिक कैविटी है, जो अपना चेस्ट है, वो नीचे की ओर हो जाता है। ये किस वजह से हो रहा है? तो अगर हम बात करें, हम बात करते हैं किसकी, जो हमारी लंग्स है, तो लंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने सांस लिया, तो उसमें एयर भर गई लंग्स में, और लंग्स के नीचे पाया जाता है डायफ्राम, ठीक है ना। तो जब हमने सांस लिया, अपने लंग्स में एयर गई, तो डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ जाता है। अब डायफ्राम सिकुड़ गया नीचे का पार्ट, तो हमारी चेस्ट जो है वो ऊपर की ओर आ गई। अब जब हमने एयर को रिलीज किया, हमारे लंग्स रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, हमारे लंग्स रिलैक्स हो गए, और जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, फैल गया। जब वो फैल गया तो हमारी चेस्ट जो है वो नीचे चली गई। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस बताई गई है किसकी, तो एक्सहेल और इनहेल की, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम सांस को इनहेल कर रहे हैं, तो हमारी चेस्ट जो है एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना, हमारी चेस्ट जो है एक्सपेंड हो गई, और जो हमारा डायफ्राम है ये सिकुड़ गया, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा जो चेस्ट है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है, वो क्या हो जाएगी, अंदर को चली जाएगी, ठीक है ना। और जो अपना डायफ्राम है ये रिलैक्स हो जाएगा, अपना डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई अपनी ब्रीथिंग की। अब हम थोड़ा सा अपना जो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करते हैं, सिंपल सा हम डायग्राम देखते हैं, छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम स्टार्ट करेंगे नोज से। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, तो हमारा नोज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक हम पाइप बोल सकते हैं, एक पाइप निकल के आती है, ये अंदर को एक पाइप जा रही है, ठीक है ना। तो अब इस पाइप का पहला पार्ट जो होगा ये कहलाएगा फेरिंग्स। ये क्या होगा, फेरिंग्स। हमारे जैसे ही नोज से हमारा ये पाइप शुरू हुई, ये शुरू होते ही क्या कहलाएगा, फेरिंग्स कहलाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लैरिंग्स भी बोल रहे हैं, और इसको हम साउंड बॉक्स भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तरह तरह की आवाज निकलती है वो यहीं से निकलती है। किस तरह निकलती है ये हम आपको आगे बताएंगे, अभी सिर्फ हम पार्ट का नाम समझते हैं। यहाँ पे पहले हम पार्ट का नाम जानते हैं, उसके बाद हम पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे ये एक पार्ट होता है जिसके ऊपर ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम ट्रैकिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, या फिर इसी को हम बोलेंगे विंड पाइप। अब जब हम डाइजेस्टिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, तब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने फूड पाइप देखा था जिसको हम बोल रहे थे ईसोफेगस, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये जो रिंग दिख रहा है, इस रिंग को क्या बोला जाता है, इस रिंग को बोला जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज क्या होता है, ये एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बोन से सॉफ्ट होता है। जैसे अगर आप अपने ईयर को यहाँ पे टच करोगे ना, तो आपको बोन जैसे दिखाई देगा, लेकिन बोन जैसे हार्ड नहीं होता है। इसकी भी हम बात करेंगे अभी आगे, ठीक। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, तो ये है हमारे लंग्स। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये क्या क्या हो गए, ये हो गए हमारे लंग्स, ठीक है ना। 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं हमारे पास, जो कि बहुत ही अहम पार्ट होते हैं किसके, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्लियर हो गई इतनी चीज, ये कॉमन चीज। अब हम लंग्स की में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ब्रांच होती है ना, एक स्टेम हो गया, पेड़ है, रूट है, स्टेम है, स्टेम के बाद उसकी ब्रांच निकली होती है, ठीक है ना। तो आप सपोज करो ये आपका स्टेम है और इससे ये ब्रांच निकली हुई है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। अब ब्रोंकाई के बाद यहां से कुछ छोटी छोटी और इसकी पार्ट्स निकल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंकियोल्स में एक बैग के समान स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, बैग के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये क्या होता है, ये सिंपल सा है अपना एक डाइजेस्टिंग सिस्टम का डायग्राम। इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा ना कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे कौन सा पार्ट है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन उपस्थित है, कहाँ पे क्या है, कि अब इनके क्या वर्क है, कौन सा आपका जो पार्ट है वो कौन सा क्या काम कर रहा है, ये हम देखेंगे आगे। अब इन्हीं के ऊपर अगर हम बात करें तो इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं क्या, रिब्स। इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं रिब्स। ठीक, और इन रिब्स का काम क्या होता है, तो जो अपना लंग्स है, जो अपने लंग्स है, जो अपने फेफड़े हैं, ये क्या होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। यहीं पे होता है अपना हार्ट, जो कि मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है, तो रिब केस होते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगर एक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ से लंग्स को हटा दो, सपोज करो यहाँ पे लंग्स है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आपका रिब केस बचेगा। तो रिब केस, क्योंकि ये रिब्स से बना होता है। अब इसको रिब केस क्यों बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, सूट केस होता है। सूट केस का काम क्या है, उसमें आप अपने कपड़े रख लेते हो अच्छे से, और आपको जहां चाहे उसको आसानी से ले आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी प्रकार से रिब केस के अंदर आपके जो हार्ट है, आपका जो लंग्स है, वो सुरक्षित रहते हैं। ये एक तरह की आपकी, आप सूटकेस बोल सकते हो, एक तरह से आपकी पेटी बोल सकते हो। क्लियर। अब सपोज करो कि यहाँ से आपका लंग्स निकल चुका है, तो अंदर एक खोखली सी जगह बचेगी, ठीक है ना, क्योंकि पीछे भी आपके बोन है, आगे भी बोन है। अब बीच में कुछ भी नहीं है, लंग्स हट गया, हार्ट हट गया, जब अंदर का पार्ट हट गया तो एक खोखली सी जगह बचेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं थोरैसिक कैविटी, या फिर इसी को हम बोल देते हैं चेस्ट कैविटी। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, चेस्ट कैविटी। क्लियर हो गई, आई होप इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एक करके ये सारे पार्ट्स को समझते जाएंगे कि किस पार्ट का क्या काम होता है, कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, हमने बात पहले ही कर ली थी कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है। सबसे पहले नोज है, फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकी है, फिर एल्वियोली है। क्लियर हो गई ये चीज। हाँ, यहाँ पे छोटी सी बात ये जानने लायक है कि जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
दो पार्ट कौन कौन से हो गए, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो यहाँ से ऊपर है और यहाँ से गले से जो नीचे है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो अपर रेस्पिरेटरी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे नोज और फेरिंग्स, और लोअर में क्या है, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकी और लंग्स हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि जो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या वर्क है और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या वर्क है। सिंपल सी बात है, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनका सिंपल सा काम क्या हो गया आपका, पैसेज अवे ऑफ एयर, पासेज अवे ऑफ एयर। मतलब ये सिंपल क्या कर रहे हैं, एयर को पास इन पास आउट कर रहे हैं। रेस्पिरेटर ऑफ स्मेल, जो हम स्मेल, जो हमको कोई भी चीज़ हमको सुगंध देती है ना, हमको कोई खुशबू आ जाती है, तो ये किससे होता है, रिसेप्टर ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल को ये ग्रहण कर लेता है। फिर फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर, जो अपनी इनकमिंग एयर है, आपको पता होगा कि अपना नोज होता है ये हेयरी होता है, इसमें म्यूकस होता है, किस लिए, ताकि हम जो भी एयर अपने अंदर ले रहे हैं वो क्या हो जाए, फिल्टर के साथ जाए, ठीक है ना। फिर अगर बात करें मॉइस्चर वार्म ऑफ इनकमिंग, सिंपल सी बात है कि हमारा जो हम एयर को ले रहे हैं उसको सेंस करना कि ये वार्म है कि हॉट है। क्लियर। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लैरिंग्स, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लैरिंग्स है ये साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो ट्राइकिया है ये एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। जो ब्रोंकियाई है ये ट्राइकिया से लंग, जो एयर है उसको ट्राइकिया से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। और जो लंग्स है वो एयर को एल्वियोली और गैस को पास करने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो ये हम अब जितने भी अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मॉडल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।